चलो ध्यान दो बेटा। बेटा आज हम रिवाइज कर रहे हैं सारे के सारे ट्रू फॉल्स जो पेपर में 12 मार्क्स के आते हैं फ्रॉम हर पेपर। ये 12 मार्क्स के आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 में मिलते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसमें आपको मार्क्स सिर्फ तब मिलेंगे जब आपने ट्रू फॉल्स के साथ रीजन भी लिखा हो। ध्यान रहे, ट्रू फॉल्स के साथ रीजन होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अगर खाली ट्रू फॉल्स लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखें। चले सबसे पहले मई 26 का पेपर, ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स देखें। जो मई 26 का पेपर है, कोई भी पेपर में ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर होंगे और ध्यान रहे बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं यहां पे। सबसे पहला कह रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसके अंदर सारी की सारी कॉस्ट ऑफ परचेज आनी चाहिए। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A ये फॉल्स है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सारी की सारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो यहां पे अपने पास जो है नहीं ऐड होती। सिर्फ कौन सी ऐड होती है वो ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले परचेज प्राइस ऐड होता है, परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट हटा के। इसके अंदर फिर इसमें कुछ टैक्सेस ऐड होते हैं ऑफ विच आईटीसी और सैनवेट इज नॉट अवेलेबल। कुल मिला के ऐसे टैक्सेस ऐड होते हैं जिनका फ्यूचर में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनका फ्यूचर में आपको रिफंड मिल जाए तो वो तो खर्चा ही नहीं हुआ। तो हम खाली यहां पे वो टैक्सेस जोड़ते हैं जिनका आईटीसी या रिफंड नहीं मिलता। आईटीसी या रिफंड सैनवेट बोलते हैं इसको। जिनका ये नहीं मिलता उनको हम लोगों को खाली यहां पे ऐड करना है। इसके अलावा ऐड होती हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब डिलीवरी एक्सपेंस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ये ऐड होते हैं। इंस्टॉलेशन इन्वेंट्री में तो खैर होता नहीं, तो डिलीवरी खर्चा, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस यहां पे लिख सकते हैं। डिलीवरी खर्चा, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये हो सकता है। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन ध्यान रहे मेजरली सिर्फ ये और कुछ नहीं। अब इसके अलावा अगर आपने कोई और खर्चा वगैरह किया है तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो उसने बोला था कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में सारी की सारी कॉस्ट ऑफ परचेज आती है। जी नहीं, सारी नहीं आती है, सिर्फ ये आती है गिनी चुनी। तो ये इसका आंसर होगा। फॉल्स में हम लिखेंगे ओनली दीज आर एडिड। सिर्फ ये एडिड होते हैं, ओनली दीज आर एडिड। सिर्फ और सिर्फ ये एडिड होती है। बी पार्ट फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे डिसोल्यूशन का, द लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर बॉर्न करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर इन पीएसआर। गलत हो गया, पीएसआर में नहीं ओसीआर में। तो ये भी आंसर फॉल्स है। इसमें लिख देंगे लॉस इज बॉर्न इन ओसीआर। ओसीआर मतलब ओपनिंग कैपिटल रेशियो। लॉस इज बॉर्न इन ओपनिंग कैपिटल रेशियो। तीसरा, अमाउंट स्पेंट ऑन डेमोल्यूशन ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। डेमोल्यूशन मतलब खत्म करना। विच वॉज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री ऑन द सेम साइट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी फॉल्स है। आप बिल्डिंग रोज रोज नहीं तोड़वाते। और ये बात ध्यान रखना, डिस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज बनाने से पहले आपको पहले वाली चीज को खत्म करना होता है। तो डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो डिस्ट्रक्शन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसको लिखेंगे ये भी फॉल्स है। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए है, यहां पे लिख देंगे डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पीछे बेटा कोई बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार मुझे आवाज आ रही है, प्लीज डिस्कशन ना करें। डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
तो अगर हम कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो वो भी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट माना जाएगा, और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डिस्ट्रक्शन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इस वाले ट्रू फॉल्स पे EQ मार्क कर लेना, ये पेपर में बार बार रिपीट होता है, मतलब लगभग सारे पेपरों में आया हुआ ही है, लगभग सब में। चलें, इसके अलावा डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है एज पर सेक्शन नंबर 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एटलीस्ट 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर। इस पे स्टार मार्क कर लो बेटा। ये जो सेक्शन नंबर 30, ये फॉल्स है वैसे, इसका आंसर पहले लिख देते हैं फॉल्स, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। ऐसा है कि इसमें जो आपका सेक्शन नंबर 39 है ऑफ कंपनीज एक्ट, इसमें दोनों आंसर लिखेंगे हम। इन्होंने क्या रखा है, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है ऑलरेडी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट के मुताबिक, ये ध्यान रखना, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट के मुताबिक ये 5% ऑफ फेस वैल्यू होता है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक 5% ऑफ फेस वैल्यू है, तो इसने हमें बोला 25% ऑफ इशू प्राइस, वो गलत बोला है। अच्छा, 25% ऑफ इशू प्राइस होता है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं होता, वो सेबी के मुताबिक होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 25% ऑफ इशू प्राइस लिमिट है तो सही, लेकिन दैट इज नॉट एज पर सेक्शन 39, दैट इज एज पर सेबी, वो एज पर सेबी है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। पहला, आप लिखोगे ये फॉल्स है, और आप ये लिखोगे कंपनीज एक्ट ने ये लिमिट नहीं, ये लिमिट बताई है। और दूसरा आप ये लिख सकते हो कि ये फॉल्स है कि ये लिमिट कंपनीज एक्ट ने बताई नहीं है बल्कि सेबी ने बताई है। तो आप पेपर में दोनों लिख कर आना। आप लिखोगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सेक्शन 39 सजेस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू, पहला आंसर, एंड इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज द गिवन लिमिट इज नॉट बाय कंपनीज एक्ट, द गिवन लिमिट इज गिवन बाय सेबी। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। 25% ऑफ इशू प्राइस वाली जो लिमिट है वो सेबी ने बता रखी है, तो आप सेबी को लेके इसको चलोगे। इस वाले पार्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ई, इशू प्राइस, इशू प्राइस नालायक, आईपी मतलब ये, मतलब शाबाश बच्चे शाबाश, 1 महीने बाद पेपर है बेटा। आईपी मतलब अगला, एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी एडजस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ ओनली इन वन प्लेस। एडजस्टमेंट जितनी भी होती हैं 2 जगह पे जाती हैं, कभी भी एक जगह पे नहीं जाती, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। तो लिखेंगे इसके लिए 5th के लिए ये भी फॉल्स। Adjustments are posted twice. Adjustments are posted twice. Adjustment 2 बार पोस्ट होती हैं। And last, F part. कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ये सही कह रहा है, दिस इज ट्रू। इसको लिखेंगे, ये ट्रू है। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। इसका क्या मतलब है, इसको लिख लेंगे। सब्सिडरी बुक का मतलब कैश बुक एक जर्नल भी है, और प्रिंसिपल बुक का मतलब कैश बुक एक लेजर भी है। अगर आपको याद हो, कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो असल में एक लेजर जैसा ही होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ कैश और बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ कैश और बैंक। तो असल में जो आप कैश बुक बना रहे हो वो और कुछ नहीं, वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ही है। तो कैश बुक पर्पस सर्व करता है जर्नल का भी, और कैश बुक पर्पस सर्व करता है लेजर का भी। अगर आप कैश बुक बना देते हो तो कैश बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। ये सेम बात आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी पढ़ा है। कई बार कैश बुक बना के दे देता है तो मैं उसमें कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाता, या कई बार अपने पास एनपीओ में भी ऐसा होता है कि कैश बुक बना के दे दिया तो फिर हम रिसीट पेमेंट अकाउंट नहीं बनाते। तो अपने आप में कैश बुक एक जर्नल का पर्पस भी सर्व करता है और एक लेजर का पर्पस भी सर्व करता है। तो इट इज एज वेल एज सब्सिडरी बुक, इट इज एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, तो ये ट्रू होगा। तो दिस वाज फॉर 12 मार्क्स, इस तरीके से आएंगे। ट्रू फॉल्स आपके पेपर के इजीएस्ट 12 मार्क्स होते हैं अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी हुई हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो दिस विल बी दी टफेस्ट, क्योंकि ये सब टॉपिक में से मिलकर आएंगे। तो जितने पेपर आए सब में से कर लो, इन्हीं में से कोई एक ना एक रिपीट हो जाएगा। दिस वॉज फ्रॉम May 26।
और देखें इसके बाद हमारा अगला वाला जो पेपर था वो था जनवरी 26। इसमें देखें आइए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में ये ए पार्ट पढ़े। कह रहा है कि मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फॉल्स है, इसमें लिखेंगे फॉल्स। कोई भी खर्चा आप करते हो जिससे आपके वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी थी, अब आपने वही बिल्डिंग खरीद ली। तो अगर आप परचेज कर लेते हो कोई बिल्डिंग को तो आपका हर महीने का जो रेंट का खर्चा होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी रेंट पर मंथ जो जा रहा था अब वो खत्म हो जाएगा। तो आपने बिल्डिंग परचेज करके एक खर्चा करा जिससे आने वाले समय में रेंट का जो खर्चा है अब वो खत्म हो गया। तो मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होता, ये कैपिटल एक्सपेंस होता है, क्योंकि रोज रोज नहीं करते इसको। तो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, ये वाला भी EQ मार्क कर लेना, ये भी रिपीट होता है बहुत पेपर में। देखें फिर है ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये गलत है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ये रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में, इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ये मैंने अभी पिछली क्लास में आपको सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था, पर जिनको नहीं पता वो ऐसे लिख लें। हमारे यहाँ पे अकाउंट्स में अनेक प्रकार की बुक बनती है, जिसमें सबसे पहली कैश बुक। कैश बुक में कैश की एंट्री, बैंक की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड होती है। फिर होता है परचेज बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है, सिर्फ गुड्स के क्रेडिट परचेज। फिर होता है सेल्स बुक, जिसमें क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। फिर एक बनता है सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, हमने अपने कस्टमर को जो माल उधार पर बेचा था अगर उसने वापसी कर दिया तो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। फिर परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर, हम क्रेडिट रिटर्न ऑफ गुड्स जो अपने पास है, जो हमने सप्लायर को वापसी करा, उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। फिर एक होती है BR बुक। BR बुक के अंदर सारे के सारे बिल रिसीवेबल जितने हमने एक्सेप्ट करवाए अपने डेटर से, उनकी एंट्री होगी। एक होती है बिल्स पेबल बुक, इसमें सारे के सारे बिल्स पेबल की एंट्री होती है। अब जो एंट्री इनमें कहीं पर भी नहीं होती वो एंट्री चली जाती है जर्नल प्रॉपर में, सारी रिमेनिंग एंट्रीज। ये जितनी एंट्रीज हैं ये सब के सब जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। अब यहां पे उसने हमें बोला था क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्रेडिट परचेज तो करा है, कह रहा था क्रेडिट परचेज तो करा है, लेकिन ये जो क्रेडिट परचेज अपने पास है ये गुड्स का नहीं करा है, ये आपने फिक्स्ड एसेट का करा है। अगर ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होता तो परचेज बुक में जाता, पर ये क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो ये परचेज बुक में नहीं जाएगा, इसलिए ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। इन्होंने बोला परचेज बुक में डालो तो ये फॉल्स हो गया, तो दीज टू आर फॉल्स। तीसरा, तीसरे पे स्टार लगाएंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट है। देखें थोड़ा ध्यान देना, ये दो डेफिनेशन है बिल्कुल एकदम मिलती जुलती, बस एक वर्ड का अपने पास फर्क है, एक वर्ड का। अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, इसको प्रोविजन बोलते हैं। क्योंकि खुद सोचो, ऑब्लिगेशन मतलब एक कर्जा है, अनसर्टेन अमाउंट मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मैं एक एस्टीमेट बना सकता हूं। जैसे एग्जांपल के रूप में टैक्स का प्रोविजन, अब मुझे पता नहीं है कि मेरे को अगले साल कितना टैक्स देना है, तो मैं एक अंदाजे से फिगर बता सकता हूं। तो ये लायबिलिटी नहीं होता, ये प्रोविजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रोविजन है, मतलब लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इसी की डेफिनेशन में मैं दो वर्ड को चेंज कर दूं,
मान लो कि ये वर्ड हम यहां से हटा दें और ये अनसर्टेन की जगह पे सर्टेन आ जाए। अब पढ़ें, कह रहा है एक प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो सर्टेन अमाउंट की है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अनसर्टेन अमाउंट तो रिलायबली मेजर्ड हो तो भी चल जाएगा, सर्टेन अमाउंट हो मतलब पहले से पता है तो मेजर का मतलब ही नहीं है, उस केस में ये लायबिलिटी होता। पर हमारे केस में ये अनसर्टेन अमाउंट और एस्टिमेशन के बारे में बोल रहा है तो ये प्रोविजन होगा। इसको लिख लेंगे अपने पास। थर्ड, प्रोविजन इज अ कॉन्ट्रा एसेट। प्रोविजन इज नॉट अ लायबिलिटी भाई, प्रोविजन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, एसेट का उल्टा बेसिकली। यहां पे लिखेंगे फॉल्स। जस्ट बिकॉज वो लायबिलिटी में शो होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो लायबिलिटी है। लिखेंगे फॉल्स, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन। ये डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन। कीवर्ड लिख लेना, प्रोविजन क्यों है, एज सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन बोला है, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, अंदाजे के बारे में बोला है, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन एंड मेजर्ड रिलायबली बोला है, इसलिए ये प्रोविजन है। अगर यहां पे एस्टिमेशन वाली बात को हटा दिया जाए तो ये लायबिलिटी बन जाएगा। डी, डी है नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। फॉल्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल और पर्सनल अकाउंट केप्ट होते हैं। जो पीछे दोनों बैठे हो बेटा प्लीज पढ़ लो, आप दोनों पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, अलग अलग बैठो, शिफ्ट हो जा, जरा दूर हो जा, शिफ्ट हो जा। जो चल रहा है बेटा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर मुफ्त में दिलाएगा, लेकिन शिद्दत होनी चाहिए लाने की। शिद्दत ही नहीं है तो फिर खत्म, फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए पढ़ो। इन सिंगल एंट्री सिस्टम रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होते। रियल और पर्सनल का मतलब क्या है, रियल मतलब एसेट्स के अकाउंट, और पर्सनल का मतलब हो गया कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया। इनको हम सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स को हम सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं बनाते, क्योंकि नॉमिनल का मतलब इनकम एक्सपेंस, और इनकम एक्सपेंस डायरेक्टली हम ट्रेडिंग पीनल में डाल देते हैं। यहां पे लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। ये हम नहीं बनाते, ये हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेडिंग पीनल में चले जाते हैं, ये डायरेक्टली ट्रेडिंग पीनल के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो बाकी जो रियल और पर्सनल अकाउंट है उसको हम लोगों को मेक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इसीलिए ये अपने पास जो इन्होंने बोला कि सिंगल एंट्री में नॉमिनल अकाउंट्स बनते हैं, ये फॉल्स है। सिंगल एंट्री में बल्कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट बनते हैं, नॉमिनल नहीं बनते। ई, 99% आपके ट्रू फॉल्स में फॉल्स ही आता है, क्योंकि फॉल्स लिखकर आपको सही आंसर लिखना होगा, ट्रू में हाँ मिलाना है, तो वो कम देते हैं ट्रू। ई, वाइंडिंग अप ऑफ LLP may be initiated by tribunal has failed, may be initiated by tribunal if LLP has failed to submit the statement of accounts and solvency or the LLP annual returns for more than 3 consecutive financial year with the registrar। ये 3 नहीं है, ये 5 है। अगर 3 की जगह पे यहाँ 5 होता तो ये ट्रू होता, पर ये 3 बोला हुआ है तो ये गलत हो गया। तो LLP के जो अकाउंट्स हैं, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट उसको वाइंड अप करने का आदेश दे सकता है अगर आपने 5 साल से ज्यादा कुछ अपने पर डिफॉल्ट कर दिया। पर यहां 3 लिखा है तो ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो लिखेंगे ए भी फॉल्स है, इसमें लिखेंगे करेक्ट आंसर इज 5 years इंस्टेड ऑफ 3 years। एफ, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कभी भी पेपर में पहले मत करना, हमेशा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कहीं बीच में करना। फर्स्ट क्वेश्चन कभी ट्रू फॉल्स का नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप जब फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का करते हो और गलती से इसमें कुछ गलत हो जाए तो पहले पेज पे ही एरर होने के चलते टीचर का परसेप्शन खराब हो जाएगा कि तैयारी ठीक नहीं है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन वो करें जो बिल्कुल धड़ाधड़ ठीक हो, उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन करना है। पढ़े, एज पर सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज बताता है। कहता है कंपनी में यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर इट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ट्रू है, ये कर सकते हैं इसके लिए, बल्कि इसमें पूरा लिख ही लो ट्रू। सेक्शन नंबर 52 यूजेज ऑफ एसपीआर बताता है सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहां यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम मात्र गिनती के 5-6 चीजों के लिए यूज हो सकता है। सबसे पहला राइट ऑफ करना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, दूसरा फिर राइट ऑफ करना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, इसको राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, फिर फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए, फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए। एंड लास्ट अपने पास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इन 5 चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है। एक बात का खास ध्यान रहे, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस के लिए भी यूज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसको कभी यूज नहीं करते। मैंने आपको बता रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम हमेशा पिनल अकाउंट को यूज करते हैं। तो थ्योरेटिकली इट कैन बी यूज फॉर डिस्काउंट एंड लॉस। अब उसने बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज कर सकते हैं प्रीलिमिनरी के लिए, हाँ जो कर सकते हैं, ये सही बोल रहा है, इसलिए ट्रू हो गया। दिस वॉज फ्रॉम जनवरी 26 का पेपर, ये सारे ट्रू फॉल्स उसमें आ रखे हैं। मई 26 में भी पहले 5 फॉल्स, जनवरी 26 में भी पहले 5 फॉल्स। और आइए अब है सितंबर 25, सितंबर 25। आइए ये सब दे रखे हैं, इनको पढ़ेंगे फटाफट से। देखें, द मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ पर्सन मेकिंग डिसीजन। ये गलत हो गया। मटेरियलिटी हमेशा इस बात पे आधार होती है कि जो सामने वाला आदमी है वो आपके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। तो ये खाली अमाउंट पर बेस नहीं होता, इसने खाली लिखा है कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम, तो ये गलत हो गया। तो इसमें लिखेंगे सितंबर 25 में, फर्स्ट में ये भी फॉल्स है। प्रिंसिपल मटेरियलिटी, वी विल रिकॉर्ड ऑल द मटेरियल स्टफ एंड इग्नोर ऑल द इमटेरियल स्टफ। मटेरियलिटी इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट whether it can influence the decision of the users or not. मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पर बेस्ड नहीं होती, ये इस बात पे आधार होती है कि क्या इससे किसी यूजर का डिसीजन बदल सकता है या नहीं, प्लस ये बिजनेस के साइज पर भी मैटर करता है. अब एक बिजनेस करोड़ों में डीलिंग कर रहा है तो उसके लिए कोई 10,000 की अमाउंट वैलिड नहीं होगी, लेकिन एक स्मॉल स्केल बिजनेस जो करोड़ों में डीलिंग नहीं कर रहा उसके लिए 10,000 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. तो बिजनेस के स्केल के ऊपर भी, क्वालिटी ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर भी मटेरियलिटी बेस्ड होता है. इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट, ये खाली अमाउंट पर बेस्ड नहीं होता. उसने बोला है सिर्फ अमाउंट पर बेस्ड होता है, तो ये फॉल्स हो गया. बी पार्ट, बी पार्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. अगेन इट्स अ गुड पार्ट. कह रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ में एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड इन द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसीट्स और एक्चुअल पेमेंट्स आर मेड. ये गलत हो गया. इसने ये बात तो ठीक बोली है कि इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल कंसेप्ट पे बनता है, पर अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर को वहां रिकॉर्ड करो जिस साल के वो इनकम एक्सपेंस है,
ना कि वहां पे रिकॉर्ड करो जहां पे रिसीट और पेमेंट हुई है, क्योंकि अगर आप रिसीट और पेमेंट के बेस पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये कैश बेसिस बन गया, ये एक्रूवल बेसिस बना ही नहीं। तो इनकम एक्सपेंस में जितनी भी चीजें आती हैं ये इस आधार पे आएंगी कि वो किस साल की हैं। अगर वो इस साल की है तो इस साल के इनकम एक्सपेंस में, अगर वो पिछले साल की है तो पिछले साल के इनकम एक्सपेंस में। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका पैसा मिला है या नहीं मिला है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉल्स में लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है, दैट इज income and expenses will be recorded in that period income and expenditure account where they arised or incurred, not in the year of receipt and payment। ये रिसीट और पेमेंट वाले साल में रिकॉर्ड नहीं होंगे। असल में रिसीट पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात से है कि क्या वो पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेट करती है या नहीं करती है। चलो सी पार्ट आगे कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जरा इसके ऊपर। ये पार्टनरशिप का एक हॉर्स है। यहां पे कह रहा है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो है नीड नॉट बी सेम। मतलब ये सेम नहीं भी होगा अपने पास तो चल जाएगा। तो ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। ये सेंटेंस आधे बच्चों के समझ में ही नहीं आता है कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है आपकी जो पीएसआर है और आपकी जो कैपिटल आपने लगाई है जरूरी नहीं है कि उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो भाई ठीक ही है ये। और एक बात बताओ, अगर दोनों के दोनों सेम ही होंगे तो फिर फर्क क्या पड़ा? क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट 3:1 में शेयर कर रहा हूं और कैपिटल मैंने 3 लाख 2 लाख 1 लाख लगाई है, अबे तो फिर ऐसे केस में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेंस ही नहीं बनता। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आदमी को तब देते हैं क्योंकि उसने कैपिटल दूसरों से ज्यादा लगाई है पर उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो हम आईओसी देके उसकी भरपाई कर देते हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां इसने दोनों चीजें जो है सेम रेशियो में लगाई है, तो फिर ऐसे केस में आईओसी वगैरह नहीं मिलेगा आपको। तो यहां कह रहा है पीएसआर और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नीड नॉट बी सेम, जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो इट्स ट्रू, ये सही बोल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, पीएसआर एंड कैपिटल रेशियो कैन बी सेम, ये सेम हो सकता है। अब मैं इसी में आपको एक नया पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये आप लिख देना, हाउ एवर इफ इट इज नॉट सेम। लेकिन अगर ये सेम नहीं होता देन आईओसी शुड बी यूज्ड, फिर आपको आईओसी यूज करना चाहिए। अब हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको यहां इसके कंटेक्स्ट में दे देता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब पीएसआर और कैपिटल रेशियो सेम नहीं होती तो हम पार्टनर को आईओसी देते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है पार्टनर लड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं भैया मैंने कम कैपिटल लगाई है और किसी और को ज्यादा प्रॉफिट अपने पास मिल रहा है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये झगड़ा फसाद होता है। ऐसे झगड़े फसाद को निपटाने के लिए हम आईओसी को यूज करते हैं। तो हाउएवर इफ इट इज नॉट सेम देन आईओसी शुड बी यूज। ये बात आपने पेपर में लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। मेन क्योंकि ट्रू है तो हम बोलेंगे पीएसआर एंड कैपिटल रेशियो कैन बी सेम, ये सेम हो सकता है। मतलब ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि दोनों रेशियो अलग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डी पार्ट, ये वाला पार्ट अच्छा था, इस पे इक्यू लगा देना। डी पार्ट में कह रहा है डेप्रिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल ईयर व्हेन द एंटिटी इनकर लॉस। ये गलत बोल रहा है। अरे भाई एंटिटी को लॉस तो तब होगा ना जब पीएनएल पूरा बनाएगा, और पीएनएल बनाते टाइम पे हम लोग किसको रिकॉर्ड कर लेते हैं? डेप्रिएशन। तो जब तुम डेप्रिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद पता चलेगा। तो डेप्रिएशन वैसे भी एक चार्ज आइटम है, इसको हम लिखेंगे फॉल्स। डेप्रिएशन इज अ चार्ज आइटम, ये चार्ज आइटम है। चार्ज मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही देना है। इट हैज टू बी इनकर्ड, इट हैज टू बी इनकर्ड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस।
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमें करना ही होता है इनकर, इसको हम कभी भी मना नहीं कर सकते। इसमें अगर आप अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, डेप्रिएशन हैज टू बी इनकर्ड वेदर एसेट इज यूज्ड और नॉट। चाहे एसेट यूज हो या ना हो, डेप्रिएशन तभी लगाना पड़ता है। आपके एसेट यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट यूज हो सकता है या नहीं इससे फर्क पड़ता है। मान लो एसेट रेडी फॉर यूज है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हो, हम तब भी डेप्रिएशन लगाएंगे भाई। सिर्फ आपके यूज ना करने से यह फैक्ट नहीं बदल सकता कि डेप्रिएशन यूज एसेट यूज हो नहीं सकता। एसेट अगर रेडी फॉर यूज है तो डेप्रिएशन लग जाएगा। तो यहां पे खैर उसने पूछा नहीं है, यहां पे उसने ये बोला है कि लॉस होगा तो हम नहीं लगाएंगे, तो ये झूठ है। लॉस हो या प्रॉफिट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिएशन हर साल लगता है। ई पार्ट, ई पार्ट, ई पे भी स्टार मार्क करें। द कंसेप्ट दैट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर इज नोन एज मैचिंग। गलत हो गया, ये प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। सारी अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से होगी? बिजनेस। हम ओनर को और बिजनेस को हमेशा क्या मान के चलेंगे? सेपरेट। तो लिखेंगे ये भी फॉल्स हो गया। गिवन डेफिनेशन इज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये डेफिनेशन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की है। गिवन डेफिनेशन इज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। F part. A company cannot issue equity share at discount to general public. कंपनी जनरल पब्लिक को इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ट्रू, नहीं कर सकती। तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, कंपनी कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 53। बट इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी मेड। पर स्वेट इक्विटी शेयर कभी भी पब्लिक को दिए नहीं जाते। स्वेट इक्विटी शेयर जनरल लोगों को नहीं दिए जाते, ये कंपनी के स्पेसिफिक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी मेड एट डिस्काउंट, इसको हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं। उसने बोला था कि आप जनरल पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। जी नहीं कर सकते। जनरल पब्लिक को आप खाली पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, ईसॉप वगैरह जो होते हैं, उनमें आप थोड़ा कर सकते हो। ईसॉप भी खैर नहीं कर सकते। मेन स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हैं कंपनी के जो स्पेसिफिक लोग हैं, डायरेक्टर हो गए और अपने पास कंपनी के जान पहचान वाले लोग, प्रमोटर्स हो गए, इनको आप अपने पास ये शेयर दे सकते हो। और ये स्वेट इक्विटी शेयर इसलिए बोलते हैं कि भाई कंपनी के लिए इन लोगों ने बहुत भागदौड़ करी है, तो इनको हम लोग सस्ते दाम पे भी थोड़ा शेयर देके चल सकते हैं। और सेक्शन नंबर 53 है इसका। ये इशू ऑफ जो स्वेट इक्विटी शेयर है इसका सेक्शन नंबर 54 है। मतलब सेक्शन 53 ये कहता है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, सेक्शन 54 कहता है कि कब होगा। तो दिस वाज फॉर सितंबर। चले और देखें मई। आइए, पहला, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फॉल्स। ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। भाई कैश बुक जब नाम है तो कैश बुक में जो डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा वो कैश डिस्काउंट ही होगा, ट्रेड डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। तो पहले वाला यहां पर भी फॉल्स। मई 25 क्वेश्चन 1 का ए, ये भी फॉल्स। इसमें लिखेंगे अपने पास कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड in triple column cash book in discount column। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं होता। बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एट अ यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट। ये सही कहता है, ट्रू। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन को उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखना चाहिए जो पैसे के टर्म्स में निकाली जा सकती है। तो ये यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट का मतलब है कि पैसा एक यहां पे यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट है।
तो आप हर एक चीज को पैसे में ही रिकॉर्ड करेंगे। लिखेंगे इसको, ये है ट्रू, यस एवरीथिंग इन अकाउंट्स is recorded at a monetary value। हर एक चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है मॉनेटरी वैल्यू पे। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका क्वालिटेटिव फीचर्स कैसे हैं, मतलब सिर्फ इस बात से है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। तो मॉनेटरी वैल्यू एक यूनिफॉर्म बेसिस है, मॉनेटरी वैल्यू इज अ यूनिफॉर्म बेसिस। तीसरा, थर्ड पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे एनपीओ के लिए। इफ अ सोसाइटी एनपीओ हैज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, द प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट शेल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ये सही बोल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझ लो, मान लो कोई क्लब है और उस क्लब में एक कैंटीन है, तो ये कह रहा है कि आप कैंटीन का अलग से प्रॉफिट लॉस निकालोगे और उस प्रॉफिट लॉस को फिर आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दोगे। मान लो कि आपका कोई क्लब है और क्लब में कोई ड्रामा शो चल रहा है या क्लब में कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है, तो आप उसका अलग से प्रॉफिट लॉस निकालोगे और उसको इनकम एक्सपेंस में डाल दोगे। तो दिस इज ट्रू। एक एनपीओ के अंदर मल्टीपल एक्टिविटी हो सकती है, उस एक आधी एक्टिविटी में ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट बना रहे हो, तो जिस एक्टिविटी में वो प्रॉफिट बना रहे हैं उस एक्टिविटी का प्रॉफिट आप अलग से निकाल के इनकम एक्सपेंस में शो कर दो। तो दिस इज ट्रू। इसमें लिखेंगे ये ट्रू है, यस apart from many activities in NPO, there can be few profit making। apart from many activities in अपने पास NPO, there can be few profit making। we should calculate profit loss from these activity separately and then show in income and expenditure account। ऐसा हो सकता है कि एनपीओ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जिन पे आपका प्रॉफिट बन रहा हो। अब प्रॉफिट बनने का मतलब ये है कि आपने एक छोटी सी कैंटीन रख दी है, जैसे बहुत एकदम जर्नल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, हॉस्पिटल्स आर एनपीओ। हॉस्पिटल्स अपने पास जितने भी हैं सब एनपीओ में काउंट होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर कैंटीन्स खुली होती हैं, केमिस्ट शॉप खुली होती हैं। ये कैंटीन की तरह या ये नॉन प्रॉफिट नहीं होता, इन पे तो प्रॉफिट होता है भाई। तो एक एनपीओ के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में प्रॉफिट हो सकता है, आपको उसका प्रॉफिट अलग से निकालना होगा और फिर उसको इनकम एक्सपेंस में जाके शो कर देना होगा। सिंपल। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि एनपीओ के अंदर किसी भी एक्टिविटी में प्रॉफिट ना बन रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हल्का फुल्का प्रॉफिट आपका बन रहा होता है। Okay, D part. Partners in a partnership firm will share the profit of business according to their capital contribution in absence of agreement। ये तो false हो गया, कैपिटल में नहीं बटता, in absence of any agreement इक्वल बटता है। ठीक है, कई नालायक इसका आंसर लिखकर आएंगे पेपर में, false in PSR। अबे PSR कैसे हो सकता है जब एग्रीमेंट ही नहीं है? तो जिस नालायक ने PSR लिखा 0 मिलेगा। ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट का मतलब एग्रीमेंट है ही नहीं। अरे जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो किस बात की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो क्या लिखना चाहिए? इक्वल। ध्यान रहे, इक्वल लिखना है, पीएसआर नहीं लिखना है। यहां पे लिखेंगे फॉल्स, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट मेक्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। Absence of agreement makes sharing of profit losses equally। जो बच्चा यहां पे PSR लिखकर आएगा, ध्यान रखना गलत हो जाएगा, इसके साथ ऐसे लिख लो। कई नालायक यहां PSR लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, गलत। PSR नहीं लिख सकते, क्योंकि जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर PSR अपने पास यहां पे नहीं हो सकता, इक्वली होगा। मान लो इसमें ऐसा होता कि पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट। एब्सेंस की जगह पे विद प्रेजेंस लिखा होता, मतलब एग्रीमेंट होने के टाइम पर, तो फिर आंसर PSR होता, फिर इक्वली नहीं होता।
मतलब छोटा सा वर्ड है, कीवर्ड है, उस पर आपने ध्यान रखना है. ई पार्ट, LLP should have two designated partners who are resident in India. इस पर स्टार मार्क कर लो. आप लोगों ने लॉ में LLP एक्ट पढ़ा है? चलो शुक्र है. इसमें आ जाए लिख लें. पता है इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा? ये कितने बच्चे ट्रू कह रहे हैं? ठीक है. कितने बच्चे कह रहे हैं फॉल्स? फॉल्स सही आंसर है. दो नहीं, एक है. एक लिखो. ये भी फॉल्स है. 1 instead of 2. 1 instead of 2. क्या? हाँ, ये लिख सकते हैं. मतलब इक्वल तेरे को हाईलाइट करना है. मेन इक्वल इज अ कीवर्ड जो जिसके बेस पे नंबर मिलेंगे. जब ये स्कैन होगी तेरी शीट तो स्कैनर सिर्फ ये ढूंढेगा तूने इक्वल लिखा या नहीं है. वो इक्वल उसको मिल जाए वो टिक कर देगा. चलो एफ पार्ट आगे. अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट. सेक्शन 8 पढ़ा कंपनीज एक्ट का? कुछ पढ़ा? निधि कंपनी जैसा कुछ पढ़ा ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा इसमें ये पढ़ा होगा. 2013 कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स सरप्लस अमंग इट्स मेंबर. ये अपने मेंबर में सरप्लस को बांट सकते हैं. सही है गलत है? आ जाओ लिखे. No, they cannot distribute. They cannot distribute their surplus among members. They cannot distribute surplus among their members. ये सरप्लस को जनरल फंड वगैरह के अंदर डाल सकते हैं लेकिन मेंबर में बांट नहीं सकते. They can transfer it to जनरल फंड और कैपिटल फंड. ये इसको जनरल फंड या कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन मेंबर में बांट नहीं सकते. भाई अगर ऐसा होने लग गया मेंबर में बांट सकते हैं तो हर कोई निधि कंपनी खोल के प्रॉफिट बांट के निकल जाएगा. दिस वॉज फ्रॉम मे पेपर. चले और देखें जनवरी 25. आइए पहला कह रहा है जी मैचिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट. ये सही बोल रहा है. दिस इज ट्रू. मैचिंग कंसेप्ट के अंदर आपने जितनी भी इनकम्स कमाई उसके लिए कोई ना कोई खर्चे होते हैं. तो आप जिस पीरियड में उसका इनकम लिख रहे हो उसी पीरियड में उसके खर्चे लिखोगे तभी आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता चलेगा. तो मैचिंग प्रिंसिपल यस अक्रूवल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो लिखेंगे फर्स्ट इसका जनवरी 25. ट्रू. Yes, matching principle is based on accrual basis as incomes will be recorded where services are provided and expenses incurred for it will be recorded in same period. भाई इनकम को आप वहां रिकॉर्ड करते हो जहां आपने सर्विस प्रोवाइड करी. तो कुल मिला के उस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा करा है तो उस खर्चे को भी आप वहीं रिकॉर्ड करोगे जहां इनकम रिकॉर्ड हुई. तभी मैचिंग प्रिंसिपल नाम बनाया गया है कि हम इनकम को वहीं रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में आपने सर्विस प्रोवाइड करी और इस इनकम को कमाने के लिए अगर कोई खर्चा करा है तो वो भी सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड होगा. तभी करेक्ट प्रॉफिट लॉस वगैरह जो पता चलेगा.
लिखा? और देखें नेक्स्ट, फिर कह रहा है कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर ऑफ अकाउंट. ये फॉल्स हो गया, कस्टमर यूजर होते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, गलत है भाई. कस्टमर अपने पास जो है बिजनेस का आधार होते हैं. कोई बिजनेस चल किस लिए रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ कस्टमर. कस्टमर ही नहीं होते बिजनेस ही नहीं चलता. तो कस्टमर आर दी प्राइमा फेसी पर्सन्स फॉर हुम वी आर परफॉर्मिंग. वो प्राइमा फेसी लोग हैं. तो भैया वो यूजर हैं, वो हमारे गुड्स यूज कर रहे हैं, तो वो जानकारी लेंगे कि हमारी वैल्यूज उनके साथ अटैच है या नहीं है. तो इसमें लिखेंगे ये अपने पास फॉल्स हो गया, कस्टमर आर दी यूजर्स. ये लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे फॉल्स. इसमें लिखेंगे कस्टमर्स आर दी वेरी एग्जिस्टेंस. कस्टमर्स आर दी वेरी एग्जिस्टेंस ड्यू टू विच बिजनेस एक्चुअली ऑपरेट्स. भाई कस्टमर वो वेरी एग्जिस्टेंस है, मतलब कस्टमर बेसिकली वो आधार है जिसके लिए बिजनेस ऑपरेट हो रहा है. कस्टमर ही नहीं होते तो मैं बिजनेस करता ही क्यों? तो कस्टमर आर दी वेरी एग्जिस्टेंस ड्यू टू विच बिजनेस एक्चुअली ऑपरेट्स. एंड customers are interested in our performance so that they can bargain. आपने सुना होगा एक होता है केवाईसी. केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, सुना होगा आपने. इसी तरह एक होता है बिजनेस टर्म्स में केवाईबी. केवाईबी मतलब नो योर बिजनेस. नो योर बिजनेस मतलब कि जो सामने वाला आदमी आपके साथ बिजनेस कर रहा है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टर्म है केवाईबी. नो योर बिजनेस, जो सामने वाला आदमी आपसे बिजनेस कर रहा है, आप उसके बारे में सारी जानकारी निकालो कि उसको मटेरियल कितने का मिलता होगा, वो लेबर कितने में लेके आता होगा, ताकि आप उसके साथ एक गुड टर्म्स पे बार्गेन कर सको. अगर आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी तो आप उससे अच्छे खासे मार्जिन पे अपना प्रॉफिट बनवा के चल पाओगे. तो दैट इज द कनेक्शन. तो कस्टमर वेरी एग्जिस्टेंस है किसी भी बिजनेस के लिए जिसके लिए बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, एंड कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं. तो यस कस्टमर यूजर्स हैं, दे जस्ट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूजर्स. ये यूजर्स होते हैं. तीसरा सी पार्ट, अंडर इन्फ्लेनेटरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो. नॉट शो मतलब ये वर्ड ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स में नॉट वाले ये क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं. अंडर इन्फ्लेनेटरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब इसको थोड़ा समझते हैं. देखो सपोज करो देश भर में अपने पास जो है इन्फ्लेशन चल रहा है. ये मेरी दुकान है, मैं दुकान पे माल लेकर आया, पहले सस्ता लाया, फिर थोड़ा महंगा माल लाया, फिर और महंगा, फिर और महंगा, और फिर सबसे महंगा. अब मेरी दुकान पे मैं फीफो मेथड यूज करता हूं. फीफो मतलब ये है जो पहले आता है वो पहले जाएगा. तो ये माल पहले आया था, ये पहले चले जाएगा, ये पहले आया था पहले चला गया, ये पहले आया था पहले चला गया, ये पहले आया था पहले चला गया. इस हिसाब से मेरी दुकान पे जो आखिरी में माल बचेगा वो सबसे रीसेंट माल बचेगा. रीसेंट बताओ, ये जो रीसेंट माल बचेगा ये महंगा वाला बचेगा या सस्ता वाला बचेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन में सबसे आखिरी में ये आया तो यही सबसे महंगा माल होगा. तो फीफो में दुकान में माल महंगा वाला बचता है. अब पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है, ये सेंटेंस पढ़े. कह रहा है इन इन्फ्लेटरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो. नॉट शो मतलब नहीं दिखाएगा लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी समझ लेते हैं. फीफो में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये ज्यादा आएगा. ये तो समझ में आ रहा है. ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि आखिरी में जो माल बचा है वो हमारे पास ज्यादा वैल्यू का है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? ज्यादा. अब इसने फंसा रखा है, फंसना मत. यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक. अब गौर करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा? कम आएगा. तो अब ये सोचो फीफो के टाइम पर अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आता है, जबकि ये सेंटेंस पढ़ो, ये क्या बोल रहा है? फीफो के टाइम पर अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू लो, ये नहीं दिखाएगा. तो ये सही कह रहा है या ये गलत कह रहा है? गलत कह रहा है. भाई फीफो के टाइम पर अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाकई में क्या आएगा? कम आएगा.
अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब क्यों आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा हो। तो आपने सेंटेंस को पढ़ना ध्यान से है। ये बात अगर आपको लिखनी हो तो लिख लेना। इसका आंसर हो गया अपने पास फॉल्स। लिखेंगे फीफो विल शो लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन इन्फ्लेशन टाइम्स। ये ऊपर अगर जो मैंने डायग्राम बनाया, अगर आपको बनाना हो तो भाई बना लेना। असल में जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है तो दुकान में महंगा माल बचता है। दुकान में महंगा माल बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आने की वजह से सीओजीएस कम आएगा। अब अगर सीओजीएस कम आ रहा है तो इनकी कहीं भी स्टेटमेंट यहां पे खुद ही गलत हो गई। वो कह रहे हैं कि भैया फीफो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है वो लोअर नहीं बताएगा, जबकि वो लोअर बता रहा है। तो दिस इज फॉल्स। आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप फॉल्स लिखकर ये लिख दो कि हां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगा पर फीफो से नहीं आएगा, लीफो से आएगा। आप ये भी लिख सकते हो। तो एक आंसर इसका ये भी बन सकता है और डाल के फॉल्स। लीफो विल नॉट शो, पूरी स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस फीफो जो लीफो आ जाएगा। लीफो विल नॉट शो लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन इन्फ्लेशन टाइम। हाउएवर मैं ये सेकंड आंसर सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इंडिया में लीफो बैन है। तो मैं खुद ही कोई आंसर ऐसा नहीं लिखना पसंद करूंगा जिसमें लीफो के बारे में मैं बता रहा हूं। आप अगर ऊपर वाला आंसर लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आपने दोनों भी लिख दिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया? और देखें, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कहता है फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर कैन बी यूटिलाइज। अब भाई ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है, प्लीज ध्यान देना। प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन के लिए फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर, ये रियल में दोनों हो सकता है, पर तुम्हारा जो सीए इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ शेयर्स को मानता है, डिवेंचर को नहीं मानता। तो तुम्हारे पेपर के लिए ये फॉल्स हो गया है। अगर कोई बच्चा सीएस वाला इस वीडियो को देख रहा है तो भाई तुम्हारे में ये ट्रू होगा, तुम ध्यान रखना। सीए वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए फॉल्स है, क्योंकि डिवेंचर का फ्रेश इशू हम लोग यूटिलाइज करके नहीं चल सकते। असल में कानून में क्या लिखा हुआ है? फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब ये हो गया कि फिर चाहे वो शेयर हो या डिवेंचर हो, लेकिन तुम्हारे स्टडी मेट में उन्होंने बोला है कि हम डिवेंचर को यूज नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ किसको यूज करके चलते हैं? शेयर्स। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ में लिखेंगे फॉल्स। ओनली फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी यूज्ड। ओनली फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड। ये फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या और प्रेफरेंस शेयर लिख लो, बेसिकली शेयर यूज हो सकते हैं, डिवेंचर कैन नॉट बी यूज्ड। डिवेंचर कैन नॉट बी यूज्ड। हाउएवर इन रियल लाइफ इन बेयर एक्ट दे हैव रिटन सिक्योरिटीज, तो हम सिक्योरिटीज वर्ड के अनुसार इसको लेके चल सकते हैं डिवेंचर्स को, लेकिन इस पेपर में फाउंडेशन सीए के पेपर में हम इसको लेके नहीं चलते। ई में कहता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सही कह रहा है, दोनों अलग है। ये दोनों दिखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। इवन अगर आपको पता हो, आपका जो सीबीएसई है उसमें अकाउंट्स का पेपर ही अलग होता है, एक पेपर और होता है बुक कीपिंग। इन केस अगर आपको पता हो, अकाउंट्स का पेपर ही अलग है, बुक कीपिंग का बोर्ड्स का पेपर ही अलग है। बुक कीपिंग बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है, उसमें बस उसको स्टार्टिंग के 6 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, खत्म, बस इतना उसका सिलेबस है। आपका तो अकाउंटिंग का जो मेन सिलेबस है वो शुरू ही लेजर के बाद होता है भाई, बीआरएस, फिर आपके पास रेक्टिफिकेशन, डेप्रिएशन, ये सब। तो दे आर नॉट सिनोनिमस, मतलब ये सही कह रहा है। लिखेंगे ट्रू, इसमें ऐसे लिखेंगे बुक कीपिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक ओनली पार्ट है अकाउंटिंग का, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अकाउंटिंग
involves recording, summarizing and analyzing financial data, whereas bookkeeping means only recording. bookkeeping का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग से है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा। बुककीपिंग का कोई भी काम समराइजिंग से एनालाइजिंग से नहीं होता। बुककीपिंग का काम है सिर्फ डेटा को लिखो। तो बुककीपिंग अकाउंटिंग दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। अकाउंटिंग एक बड़ी पिक्चर है, अकाउंटिंग के अंदर बुककीपिंग भी इन्वॉल्व होता है, तो वहां रिकॉर्ड भी होता है, समराइज भी होता है, एनालाइज भी होता है, जबकि बुककीपिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है। and F part. F में कहता है a ledger is also known as principal book of account, ये true। ledger principal book होता है, ये सही कह रहा है, इसमें लिखेंगे true। ledger is yes principal book of account। भाई इस क्वेश्चन के साथ ना यहीं पे लिख लेना ताकि याद रहे। 3 तरह की बुक होती हैं, प्राइमरी, सब्सिडरी और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब लेजर, सब्सिडरी मतलब अदर बुक्स। अदर बुक्स मतलब जो आप सबकी अलग अलग बुक बना रहे हो, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, ये सब सब्सिडरी बुक। जर्नल प्रॉपर। और प्राइमरी मतलब जर्नल, सबसे पहले जो सारी एंट्री रिकॉर्ड होती है वो जर्नल में, फिर वो सारी एंट्री अलग अलग किताबों में चली जाती हैं, दैट इज सब्सिडरी बुक, फिर उनसे हमारा लेजर बनता है, दैट इज प्रिंसिपल बुक। ध्यान रहे देयर इज नो सेकेंडरी बुक, सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी जर्नल है, प्रिंसिपल लेजर है, बस। देयर इज नो सेकेंडरी बुक, इसको ध्यान रखना। तो उसने बोला क्या लेजर प्रिंसिपल बुक है? आज ही है, लेजर प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि यहीं पर हमारी सारे अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शन है वो क्लासीफाई होती है और फिर इनका टोटल ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। दिस इज सारा का सारा जनवरी 25 का एग्जाम का, हाँ जनवरी 25। और है सितंबर 24। जैसे मैं ऐसे अकाउंट्स के आपको करवा रहा हूं, ऐसे लॉ के भी आप कर लेना। ट्रू फॉल्स अपने पास जितने भी आएंगे वो जरूरी है। कहने का मतलब कि लॉ के पेपर में एग्जैक्टली ऐसे ट्रू फॉल्स तो नहीं मिलते, लेकिन सजेस्टेड आंसर पढ़ लेना, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में लिखना क्या है। सजेस्टेड आंसर जरूर पढ़े, लैंग्वेज जरूर पढ़नी है। चलें और देखें सितंबर 24। आइए, पहला कह रहा है नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस नहीं होते, बैलेंस सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस। नॉमिनल मतलब इनकम एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस के अकाउंट बैलेंस थोड़ी ना होते हैं, उनका जो भी टोटल बोटल आता है वो पीनल में डाल देते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड पीनल डायरेक्टली। इनकम ट्रेडिंग पीनल में डायरेक्टली डाल देते हैं। सिर्फ रियल पर्सनल अकाउंट बैलेंस होते हैं। रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं बैलेंस्ड होते हैं। अगर आप भूल गए हो कि रियल पर्सनल नॉमिनल क्या है तो ये लिख लेना। नॉमिनल मतलब सारे इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस। पर्सनल मतलब इंसान, जैसे डेटा क्रेडिटर आ जाए, जैसे कैपिटल आ जाए, जैसे ड्राइंग्स आ जाए, जितनी भी लाइबिलिटी है ये सब पर्सनल है। रियल मतलब ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स। तो इनकी और इनकी बैलेंसिंग होती है, तभी इनके ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकलते हैं।
इनकम एक्सपेंस गेन लॉस की बैलेंसिंग नहीं होती, तभी इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलते। ये इनका टोटल जो भी आता है वो सीधा सीधा हमारे पिनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसने बोला नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, ये इसने बोलता नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस्ड, जबकि हम लोग लिख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, हेंस ये फॉल्स है। बी पार्ट, चलिए देखें बी पार्ट। बी पार्ट में कहता है ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी आर रेवेन्यू, गलत। सेकेंड हैंड मशीनरी की जो मरम्मत करवाते हैं उसे यूज बनाने के लिए, रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी कैपिटल एक्सपेंस है, ना कि रेवेन्यू। इसको लिखेंगे, ये सेकेंड वाला भी फॉल्स। ओवरऑलिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पूरी मरम्मत। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेकेंड हैंड मशीन as it is incurred to bring machine in usable condition। ये इसलिए खर्चे किए गए हैं ताकि मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाया जा सके। ये कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि ये इसलिए इनकर किया गया है कि इससे मशीन यूजेबल कंडीशन में आ सके। अभी तक वो यूजेबल कंडीशन में नहीं होगी, तो इसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आपने इनको कैपिटल एक्सपेंस बोलना होगा, आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं बोल सकते। ओके, थर्ड कहता है जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस। ये सही कह रहा है, आप अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे लोगे, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से। तो सही कह रहा है, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है डोंट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, बी प्रिपेयर फॉर लॉस। तो ये सही कह रहा है। टेकिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर is due to prudence principle। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म एक ही चीज होती है, इसमें लिख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर लॉस हमें पहले ही रिकॉर्ड करना होता है। फ्यूचर लॉसेस आर रिकॉर्डेड अर्लियर। जब हमें पहले दिन से पता है कि हमारी कोई चीज 100 रुपए की है लेकिन वो बिक सिर्फ 90 की सकती है, तो मैं उसको 100 का क्यों दिखाऊं, मैं पहले दिन से उसको 90 का दिखा दूंगा। और अगर कोई चीज मान लीजिए कि हमारी 100 रुपए की है लेकिन वो बिक 150 रुपए की सकती है, तो मैं आज उसको 150 का नहीं दिखा सकता, मैं उसको 100 का ही दिखाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है। तो हमेशा जो कम फिगर होगी मेरे को उस पर दिखाना है। कम फिगर अगर अपने पास जो है आपका एनआरवी है तो एनआरवी पे शो कर देंगे, और कम फिगर अगर आपका कॉस्ट है तो कॉस्ट पे शो कर देंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम है इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अगर एनआरवी कम है तो इसका मतलब है आप पहले से ही 10 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। डी, आइए डी में कहता है अ प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू बियरर। ये सही है, जो प्रोमिसरी नोट है वो बियरर को पेबल किया जा सकता है। बियरर मतलब जिसके हाथ में, उसको पेबल किया जा सकता है। आपका जो करेंसी नोट होता है वो भी प्रोमिसरी नोट होता है, उस पर गवर्नर ने लिखा हुआ नीचे आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इतने रुपए, और गवर्नर का साइन करा हुआ है, जो भी 100 का 200 का नोट जो भी है। तो क्या प्रोमिसरी नोट बियरर को पेबल हो सकता है? जी हो सकता है, ये ट्रू है, तो लिखेंगे ट्रू फोर्थ का। यस, प्रोमिसरी नोट कैन बी पेबल टू बियरर। बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में है उसी का हो गया। Whosoever holds, ये उसी का हो जाएगा। इसमें अपने पास यहां पे लिख लेंगे एग्जाम्पल करेंसी नोट,
एग्जाम्पल करेंसी नोट। अब इसका एक अल्टरनेटिव आंसर भी है, फॉल्स। इसका अल्टरनेटिव आंसर भी है फॉल्स। आपके स्टडी मैथ्स में यह लिखा हुआ है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो एक सर्टेन पर्सन को ही पे किया जाता है। मतलब प्रोमिसरी नोट मतलब वादा किया है, तो वादा एक सर्टेन पर्सन को ही पैसा देने का होता है, ठीक है। तो करेंसी नोट एक एक्सेप्शनल प्रोमिसरी नोट है जो किसी को भी पे होता है। एक आम प्रोमिसरी नोट हमेशा एक सर्टेन पर्सन को दिया जाता है। तो मेरा सजेशन है आप पेपर में इसका आंसर दोनों लिख देना, ये रीजन भी ये रीजन भी, क्योंकि अगर ऊपर वाले रीजन से ठीक होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ये होगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपके पास दोनों आंसर होने चाहिए। इंडोज अगर एक सर्टेन पर्सन को हो रहा है तो कभी इंडोज हो ही नहीं सकता। अगर बियरर को पे हो रहा है तो इंडोज हो सकता है, क्योंकि नहीं तो फिर इंडोज करने का फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे जनरली अ प्रॉमिस इज मेड, प्रॉमिस इज मेड to pay to a certain person, to pay to a certain person. Generally a promise is made to pay to a certain person. Therefore ये bearer को पेबल नहीं होता। लेकिन करेंसी नोट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपका जो करेंसी नोट है वो भी एक प्रोमिसरी नोट है। उसमें गवर्नर ये आपको वचन देता है कि ये नोट जिसके हाथ में होगा उसको पैसे मिलेंगे। तो भैया उस हिसाब से वो ट्रू हो सकता है, इस हिसाब से फॉल्स हो सकता है। मेरा काम समझाने का है, इसलिए मैंने आपको दोनों आंसर विद रीजनिंग बता दिया है। अब आपका कॉल है, आप पेपर में कौन सा लिखो। हालांकि आपके सजेस्टेड आंसर में ये लिखा हुआ है, तो अगर आप आईसीआई से पंगे नहीं लेना चाहते तो फॉल्स लिख देना। हालांकि मेरा काम समझाने का है, इसलिए मैंने दोनों आपको बताए हैं। ई, चले देखें, ई में कहता है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ फॉलोज अक्रूवल कंसेप्ट। गलत। जब नाम में रिसीट और पेमेंट लिखा है तो अक्रूवल कैसे हो सकता है? रिसीट पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, ना कि अक्रूवल पे। लिखेंगे इसके अंदर, ये हो गया फॉल्स। इट फॉलोज कैश सिस्टम, मतलब पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो। ये अक्रूवल सिस्टम पे नहीं बनता। अक्रूवल सिस्टम पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसका भी एक क्वेश्चन आगे वाले पेपर्स में आ रखा है जो अभी हम लोगों ने किया था। And last, legal hire of deceased partner are entitled to his capital account balance only. गलत। भाई वारिस को खाली कैपिटल थोड़ा मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, आईओसी, न जाने क्या क्या मिलता है। तो हम लिखेंगे फॉल्स। लीगल हायर आर एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग deceased partner, to everything deceased partner should get। एग्जाम्पल में लिख लो, सब चीज आएगी, आईओसी, गुडविल शेयर, प्रॉफिट शेयर, एटसेट्रा। तो लीगल हायर को सारी चीजें मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल का बैलेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है। चले, एंड कमिंग फॉरवर्ड, जून 24 का पेपर जो आखिरी पेपर है वो भी देख लेते हैं। आए जून 24। आइए, पहला, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन इट डज नॉट एंटर इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन इन बैलेंस शीट। ये सही बोल रहा है, ट्रू है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते। हालांकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ और किया था, अगर आपको याद हो तो। परचेज में ऐड, माइनस नहीं निकम्मो, परचेज में ऐड और क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। और अगर दूसरा ट्रीटमेंट बोलूं तो दिखाओ ही मत। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया तो दिखाओ मत और बैलेंस शीट में दिखा दो, तो ये सही बोल रहा है, दिस इज ट्रू। लेंगे फर्स्ट
अपने पास जो इसका ए पार्ट ये ट्रू. इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन inside trial balance, it means it is already recorded in trading account. इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड हो गया है, therefore only to be shown in balance sheet. अब आपको इसको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए. अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो पहले से ही आपको दिखा दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. अब आपको उसको सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर दिखाना चाहिए. और देखें फिर कह रहा है इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. गलत. ये एरर ऑफ कमीशन होता है क्योंकि ये कुछ ऐसी मिस्टेक है जो गलत प्रिंसिपल फॉलो करने की वजह से नहीं हो रही, ये जल्दबाजी में हो रही है. भाई एंट्री डालनी थी किशन में, डाल दी कृष्ण में. किशन अलग है, कृष्ण अलग है. या एंट्री किशन के अकाउंट में डालनी थी डेबिट में, पर आपने किशन के अकाउंट में क्रेडिट में डाल दी. तो ये जल्दबाजी में एरर होते हैं. दीज आर क्लेरिकल एरर. क्लेरिकल मतलब क्लर्क जब काम करता है इतना सारा बर्डन होता है तो उस वजह से गलती होती है. तो आप इसे प्रिंसिपल की गलती नहीं बोल सकते. तो इसमें लिखेंगे सेकंड, ये अपने पास हो गया फॉल्स. दीज आर क्लेरिकल एरर्स. ये क्लेरिकल एरर्स हैं, दैट इज एरर्स ऑफ कमीशन. ये एरर्स ऑफ कमीशन है, दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट कमिटेड ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ रॉन्ग प्रिंसिपल. ये इसलिए कमिट नहीं हुए हैं कि आपने कोई गलत प्रिंसिपल फॉलो करा है, ये इसलिए कमिट हुए हैं क्योंकि काम का वॉल्यूम इतना ज्यादा आपके पास है और एक जैसे नाम के बहुत सारे लोग हैं तो गलती हो जाती है. एक जैसे नाम के बहुत लोग हैं तो ये मिस्टेक कई बार हो जाती है. ओके आगे सी. अब कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैच्यू. ले भाई ये तो अभी कल परसों ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं. तो ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो कि इशू किसी अकाउंटिंग अथॉरिटी ने करा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये स्टैच्यू को मतलब कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते, जबकि यहां लिखा है कर सकते हैं. तो फॉल्स हो गया. तो देखेंगे फॉल्स. नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड या ओवर रूल द स्टैच्यू. कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैच्यू को एएस को कानून को ओवर रूल नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते. कानून सबसे बढ़कर है. ओके आगे डी. Promissory note is different from bill of exchange because the amount is paid by maker in case of former and by the acceptor in case of later. ये थोड़ा समझ ना बात को, ये ट्रू है वैसे, पर ये सेंटेंस समझ में नहीं आता. कानून में दो शब्द हैं, एक फॉर्मर और एक लेटर. फॉर्मर मतलब जिसकी पहले बात हो रही है तो प्रॉमिसरी नोट, लेटर मतलब जिसकी बाद में बात हो रही है बिल ऑफ एक्सचेंज. ये कह रहा है प्रॉमिसरी नोट जो है ये पेड बाय मेकर होता है, मतलब जो आदमी बना रहा है वही पे करता है. तो सही बात है, सही कह रहा है. मैं प्रॉमिसरी नोट बनाऊंगा, आई प्रॉमिस टू पे XYZ%, तो मैंने बनाया तो मुझे ही पे करना है, तो मतलब सही बोल रहा है. लेकिन अगर मैं बनाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज तो मैं उसमें लिखूंगा XYZ% विल पे टू मी और मैं उससे दस्तखत करवाऊंगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो आदमी पे करता है जो कि दस्तखत करता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट वो आदमी पे करता है जिसने बनाया है. तो ये दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, तो इट इज ट्रू. इसमें लिखेंगे फोर्थ अपने पास जो ये ट्रू है. प्रॉमिसरी नोट is paid by maker, it contains promise to pay, क्योंकि इसमें एक promise to pay होता है.
तो वादा जो करता है निभाता वही है। आगे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड बाय एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जिनको नहीं पता लिख लेना, जो दस्तखत करता है, जो साइन करता है। इसमें अपने पास है इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे। ये कोई प्रॉमिस टू पे नहीं है, ये हुक्म है, ये ऑर्डर है, आदेश है। आदेश तो मैं किसी और को दूंगा पे करने का, तो ये मैं बना रहा हूं लेकिन मैं पे नहीं करता, कोई मुझे पे करेगा। प्रॉमिसरी नोट मैं बना रहा हूं, ये एक वचन है, वचन जो देता है उसी को निभाना होता है। ई, ई पार्ट में कहता है ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री। गलत, सारे के सारे एरर जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं होते। अगर ऐसा होने लग जाता फिर बात ही क्या थी। लेकिन कुछ एरर ऐसे हैं जो जर्नल एंट्री से छोड़कर हमें किसी और तरीके से रेक्टिफाई करने पड़ते हैं, तो इसको लिखेंगे ई का अपने पास फॉल्स। नॉट ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड through journal entries. Not all the errors are rectified through journal entries. Example, totaling errors. Totaling errors are not rectified through journal entries. अगर आपसे टोटलिंग बोटलिंग में भूल हुई है तो टोटलिंग बोटलिंग की भूल को लेजर में जाके ठीक करना पड़ता है, हम उसके लिए एंट्री पास नहीं करते। हाँ, हालांकि हमारा इंस्टीट्यूट जब हमसे एंट्री मांगता है तो हमें मजबूरन एंट्री देनी पड़ती है। अब ये कहता है परचेज अकाउंट इज अंडर कास्टेड, 100 रुपए से परचेज अकाउंट का बैलेंस कम है, तो मैं एंट्री पास कर देता हूं परचेज टू सस्पेंस, क्योंकि आपने मेरे से मांगी एंट्री है तो मजबूरन मुझे एंट्री देनी पड़ रही है। बट रियल लाइफ में मैं एंट्री थोड़ा पास करूंगा। रियल लाइफ में मैं परचेज का अकाउंट खोलूंगा, लेजर खोलूंगा और उसमें डेबिट साइड में जाके एंट्री लिख दूंगा। तो इन रियलिटी जो सारे के सारे एरर है जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं होते, पर क्योंकि आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जर्नल का ही पार्ट है तो आपसे जर्नल एंट्री मांगता है, हम उसमें जर्नल एंट्री दे देते हैं। बट नॉट ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू दिस, कुछ एरर्स को हम लोग बिना इसके भी रेक्टिफाई कर लेते हैं। एंड लास्ट एफ पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट। सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ये इसको बोलेंगे ट्रू। इवन मैंने आपको कई क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं जिसमें मैं लिखवा देता हूं रिवैल्यूएशन के ऊपर ही पिनल एडजस्टमेंट, तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज पिनल एडजस्टमेंट अकाउंट एज इट कंटेन्स प्रॉफिट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो दिस वॉज ऑल द ट्रू फॉल्स। इस बार की एमटीपी और आरटीपी के अंदर जो ट्रू फॉल्स आए हुए हैं वो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। हमने पीवाईक्यू के सारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो कनेक्ट कर लिए हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आप कभी भी पेपर में पहला क्वेश्चन मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को या तो बीच में कीजिएगा या आखिरी में, कभी भी फर्स्ट इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा पहला क्वेश्चन करने से, क्योंकि ये 6 अलग अलग पार्ट है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि 6 के 6 सही हो जाए, और अगर आपके वो ठीक है तो बात एक अलग है, लेकिन अगर हल्का सा भी डाउट है इसको बीच में कीजिएगा। कल आप लोगों का टेस्ट है, कल 4 अगस्त है, कल आप लोगों का टेस्ट है, दैट वुड बी ऑफ 50 मार्क्स एंड टेस्ट आपका जो है 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का नहीं है। हम लोगों ने टेस्ट जानबूझ के 1.5 घंटे का रखा हुआ है, और टेस्ट बहुत चैलेंजिंग होगा आपका 1.5 घंटे में पूरा करना, क्योंकि 100 मार्क का पेपर है, तो 50 मार्क के लिए मैंने जानबूझ के उसको 1.5 घंटा ही रखा हुआ है। लेकिन चैप्टर सारे ऐसे हैं जो बड़े हैं, मतलब कि आई गेस फाइनल अकाउंट वगैरह वाला टेस्ट है आपका, तो फाइनल अकाउंट, एनपीओ और एक आपके पास पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स। सिंगल एंट्री मैंने उसमें नहीं लिखा था तो मैंने उसमें नहीं डाला है, मैंने सिर्फ ये 4 ही टॉपिक डाले हुए हैं और 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो चारों क्वेश्चन आपके जो इस तरह से चलेंगे। 3 क्वेश्चन 12 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 14 मार्क का है, 12 मार्क के 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 14 मार्क का। तो आपका पेपर लेंदी होगा, कृपया करके पेपर को टाइमली खत्म करने का टारगेट रखिएगा। कल का आपका टारगेट यही है कि बस पेपर टाइमली खत्म हो जाए, और फाइनल पेपर में भी ऐसे ही पेपर पूरा सौंप कर आना है उनको। मार्क्स मिले ना मिले बात की बात, लेकिन करके पूरा आना है, ये ध्यान रखें। करके ही जब पूरा नहीं आए तो सत्यानाश हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। चले बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे लेके चलेंगे।